मॉर्निंग एवरीवन। कल का जो टॉपिक आपने पढ़ा था डेनियल सेल, उसका अपने रिकैप देख लेते हैं। कल आपने पढ़ा था डेनियल सेल में जिंक किसका कार्य करता है, एनोड का। कॉपर इलेक्ट्रोड किसका कार्य करता है, कैथोड का। जिंक किसमें डूबा रहता है, जिंक आयन के विलयन में। कॉपर इलेक्ट्रोड किसमें डूबा रहता है, कॉपर आयन के विलयन में। दोनों अर्ध सेल किससे जुड़े होते हैं, लवण सेतु से। अब बात आती है कि इनके प्रदर्शन की, उससे पहले कल चर्चा कर ले। कल एक बात बताई थी, एनोड कैसा इलेक्ट्रोड होता है जिस पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। कैथोड क्या होता है, जिस पर क्या होता है, अपचय। कल आपको मैंने बताया था जिंक किसका कार्य करता है, एनोड का डेनियल सेल में। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या क्या बनाता है, जिंक आयन। और कैथोड की क्रिया क्या होती है, जो विलयन में कॉपर आयन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेते हैं, कॉपर। ये डेनियल सेल की सेल अभिक्रिया थी। फिर मैंने कल चर्चा की थी कि डेनियल सेल में जिंक इलेक्ट्रोड है वो जिंक आयन के रूप में आता है। तो जिंक इलेक्ट्रोड की भार में क्या आती है, कमी आती है। और जिंक किसके रूप में आ गया, जिंक आयन के रूप में। तो इसके आयनों की सांद्रता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। उसी प्रकार डेनियल सेल में कैथोड का कार्य कौन करता है, कॉपर इलेक्ट्रोड, जिसमें कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं, कॉपर। तो धीरे धीरे कैथोड पर कॉपर का निक्षेपण होता है, कॉपर जमता है। तो इसके भार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इस विलयन में जो कॉपर आयन थे वो किसके रूप में जमे, कॉपर के रूप में। तो कॉपर आयन की सांद्रता में क्या आ गई, कमी आ गई। अब अपने आज की चर्चा करें गैल्वेनिक सेल का प्रदर्शन। कोई भी गैल्वेनिक सेल हो उसमें दो अर्ध सेल होते हैं, कैथोड और एनोड। एक नियम होता है आईपीसी की नवीन परिपाटी के अनुसार, डेनियल सेल में एनोड को हमेशा बाईं ओर दर्शाया जाता है, कैथोड को दाईं ओर दर्शाया जाता है। एनोड के प्रदर्शन के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं, पहले धातु इलेक्ट्रोड लिखते हैं। जैसे इसमें कौन है, जिंक इलेक्ट्रोड। उसके पश्चात क्या लिखते हैं, धातु आयन। जो धातु इलेक्ट्रोड जिस धातु आयन के विलयन में डूबा रहता है उसको उसके बाद लिखते हैं। धातु इलेक्ट्रोड और धातु आयन के मध्य एक खड़ी रेखा प्रदर्शित करते हैं। जिस प्रकार अपने ये देखें डेनियल सेल में, कोई भी गैल्वेनिक सेल हो उसमें एनोड को हमेशा क्या दिखाते हैं, बाईं ओर। बाईं ओर एनोड दिखाया, दाईं ओर क्या दिखाया, कैथोड दिखाया। अब इसके प्रदर्शन के लिए पहले क्या लिखेंगे, धातु इलेक्ट्रोड। उसके पश्चात क्या लिखेंगे, धातु आयन। और नोट याद रखना, उसके नीचे क्या लिखा जाता है, सबस्क्रिप्ट में उसकी सांद्रता लिखी जाती है। दोनों के बीच में क्या लिखी जाती है, कि खड़ी रेखा खींची जाती है, जो ये दर्शाती है कि उक्त धातु इलेक्ट्रोड इस धातु आयन के विलयन में के संपर्क में है। उसी प्रकार कैथोड का प्रदर्शन, कैथोड के प्रदर्शन के लिए पहले किसको लिखा जाता है, धातु आयन को लिखा जाता है। धातु आयन के पश्चात क्या लिखा जाता है, धातु इलेक्ट्रोड लिखा जाता है। वही सिस्टम धातु आयन के नीचे क्या लिखा जाता है, उसकी सांद्रता। धातु आयन और धातु इलेक्ट्रोड के बीच में एक खड़ी रेखा प्रदर्शित की जाती है। जिस प्रकार डेनियल सेल में कैथोड का कार्य कौन करता है, आपके आगे है, कौन कार्य कर रहा है, कॉपर इलेक्ट्रोड, जो किसके संपर्क में है, धातु आयन। तो उससे पहले क्या लिखेंगे, धातु आयन। उसके नीचे उसकी क्या लिखेंगे, सांद्रता। जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है 1 मोलर। 1 मोलर का मतलब 1 लीटर विलयन में कॉपर आयन की सांद्रता कितनी है, कॉपर का 1 मोल उपस्थित है। उसके बाद क्या लिखा, धातु इलेक्ट्रोड। इनके बीच में क्या लिख दी, एक खड़ी रेखा। अब मेन बात है कि ये किसमें बहुत बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आता है कि कोई भी गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु वो किस प्रकार से दर्शाया जाता है, या कोई भी गैल्वेनिक सेल है उसमें दो खड़ी रेखाएं दर्शाते हैं। किसको दर्शाती है, वो दो खड़ी रेखाएं किसको दर्शाती है, लवण सेतु को दर्शाती है। तो यही नियम होता है कि कोई भी गैल्वेनिक सेल के प्रदर्शन के लिए एनोड और कैथोड लवण सेतु के माध्यम से जुड़े होते हैं, जिन्हें दो खड़ी रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। ये लिख रखा है कि कैथोड और एनोड के बीच में दो खड़ी रेखाएं किसको दर्शाएगी, लवण सेतु को दर्शाएगी। कोई भी सेल का विद्युत वाहक बल, अपनी बात करें, कोई भी सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, कोई भी गैल्वेनिक सेल हो उसके कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर होता है। अर्थात सेल का विद्युत वाहक बल ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। मतलब कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव माइनस में एनोड का इलेक्ट्रोड विभव। यहां पर इलेक्ट्रोड विभव का मतलब है अपचयन विभव से। इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। आईयूपीएससी की नवीन परिपाटियों के अनुसार इलेक्ट्रोड विभव को आजकल किसके रूप में लिखते हैं, अपचयन विभव के रूप में लिखते हैं। इसकी चर्चा अपने आगे टॉपिक आएगा तब करेंगे। तो गैल्वेनिक सेल का विद्युत वाहक बल आपको बता दिया, ई कैथोड माइनस में ई एनोड होता है। उसी प्रकार डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा, ई डेनियल बराबर ई कैथोड माइनस में ई एनोड। अब आपको पता है कि कैथोड का कार्य कौन करता है डेनियल सेल में, कॉपर इलेक्ट्रोड।
और कॉपर इलेक्ट्रोड को प्रदर्शित करने का तरीका मैं लिख रहा हूं, ई के नीचे क्या लिख रहा हूं, ECU2 पॉजिटिव Cu माइनस Zn2 पॉजिटिव Zn। अब ये कैसे लिखा है, ये टॉपिक की चर्चा आगे जाके टॉपिक आएगा इलेक्ट्रोड विभव और सेल का विद्युत वाहक बल, उसमें करेंगे। डेनियल सेल का मानक विद्युत वाहक बल होता है 1.10 वोल्ट, इसकी चर्चा भी आगे जाके करेंगे। धन्यवाद। लेट्स स्टार्ट। अभी अपने टॉपिक शुरू करते हैं अपने चालक। नॉर्मल सी बात अपने को पता है कि जिनमें से करंट का प्रवाह होता है वो सारे पदार्थ क्या होते हैं, चालक होते हैं। अर्थात वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा मतलब करंट का प्रवाह होता है वो पदार्थ क्या होते हैं, चालक पदार्थ होते हैं। अब चालक पदार्थ में अपने दो प्रकार के पदार्थों का अध्ययन करेंगे, एक तो इलेक्ट्रॉनिक चालक, एक आयनिक चालक जिन्हें विद्युत अपघटनीय चालक भी कहते हैं। नाम से पता चलता है इलेक्ट्रॉनिक चालक ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा के वाहक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अर्थात इनमें विद्युत धारा का, करंट का प्रवाह किनके कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। इसके अंतर्गत कौन से आते हैं, सारी धातुएं आती है। समस्त धातु है वो इलेक्ट्रॉनिक चालक होती है। इसके अलावा ग्रेफाइट में छोटी क्लास में पढ़ा है आपने कि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये विद्युत के क्या होते हैं, चालक होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक चालक है ये तो कंफर्म हो गया कि ये इनमें विद्युत धारा का प्रवाह किनके कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। परंतु इनकी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक है धातु के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। संयोजी कोष मतलब जनरली अपने कहते हैं बाह्य कोष। धातु के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर इनकी चालकता क्या होती है, बढ़ती है। नंबर 2, धातु की प्रकृति। कुछ धातु है वो विद्युत की श्रेष्ठ चालक होती है क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता का मान क्या होता है, कम होता है। और कुछ धातुओं की प्रतिरोधकता ज्यादा होती है तो उनकी चालकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है तापमान बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनिक चालक की चालकता घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बोला था धातु के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर इनकी चालकता बढ़ती है। संयोजी कोष में, धातुओं के संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनकी चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे ही आपने तापमान बढ़ाते हैं तो धातु के संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन है उनमें क्या शुरू हो जाता है, कंपन शुरू हो जाता है। कंपन शुरू होने के कारण इनकी गतिशीलता कम हो जाती है। नॉर्मल सी बात करें कि अगर आपको एक गोल पथ में घूमना है तो आप आराम से घूम लोगे, और उसी तरीके से अगर आपको ये कह दें कि आप इसी गोल पथ में टेढ़ा मेढ़ा घूमना है तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसी तरीके से तापमान बढ़ाने पर धातु के संयोजी कोष है उसमें क्या शुरू हो जाता है, कंपन, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता घट जाती है। यही कारण है कि तापमान बढ़ाने पर जो इलेक्ट्रॉनिक चालक होते हैं या धात्विक चालक होते हैं इनकी चालकता घटती है। दूसरा आता है विद्युत अपघटनीय चालक जिन्हें आयनिक चालक भी कहते हैं। नाम से पता चल रहा है कि आयनिक चालक है, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह किनके कारण होता है, आयनों के कारण। आयन दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। तो मेन बात है आयनिक चालक है वे ऐसे पदार्थ होते हैं जो गलित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह किनके कारण होता है, आयनों के कारण होता है। जलीय विलयन में या गलित अवस्था में इन प्रकार के जो विद्युत अपघट्य होते हैं उनके आयन गति करने के लिए क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, और ये आयन क्या करते हैं, विद्युत धारा का चालन करते हैं। अब मेन बात है आयनिक चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट कारक है वो है विद्युत अपघट्य की प्रकृति। विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं, प्रबल और दुर्बल। प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं। मतलब जितने आप मोल डालोगे जलीय विलयन में वो सारे के सारे आयनों में टूट जाएंगे और वो आयन क्या करेंगे, विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे। और दुर्बल विद्युत अपघट्य है उनका कुछ अंश ही, कुछ हिस्सा ही जलीय विलयन में आयनित होता है, आयनों में टूटता है। इसके कारण प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता दुर्बल विद्युत अपघट्य से क्या होती है, ज्यादा होती है। अब अपने बात आती है कि प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य, इसकी पहचान कैसे करें। प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए आपको दो ही बातों का ध्यान रखना है, प्रबल लंबन, प्रबल क्षार, दुर्बल लंबन, दुर्बल क्षार। ये चार चीजें सीख जाओ, अपने आप सीख जाओगे। प्रबल लंबन और प्रबल क्षार ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल लंबन में अपने नॉर्मली छोटी क्लास में पढ़ता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल,
नाइट्रिक अम्ल। प्रबल क्षार में जनरली ये पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा प्रबल विद्युत अपकटे में कौन आएगा, मैंने अभी चर्चा की है। प्रबल विद्युत अपकटे एक तो प्रबल अम्ल, एक प्रबल क्षार। प्रबल अम्ल का मतलब एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। प्रबल क्षार का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। तीसरा उदाहरण लवण, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना लवण। याद रखना कोई भी लवण है उसका धनायन किससे आता है, क्षार से आता है। ऋणायन किससे आता है, अम्ल से। जैसे ये देखो NaCl सोडियम क्लोराइड, Na प्रबल क्षार, Cl नेगेटिव हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आया है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने हुए लवण सारे क्या होते हैं, प्रबल विद्युत अपकट्टे होते हैं। अभी एक बात बोली है, कोई भी लवण होता है उसका धनायन कहां से आता है, क्षार से। ऋणायन कहां से आता है, अम्ल से। जैसे पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम कहां से आया है, क्षार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। सल्फेट कहां से आया है, सल्फ्यूरिक अम्ल से। उसी प्रकार दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल जिसे मैं आपको नीचे लिख रखा वीक एसिड, एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। अब यहां पर दुर्बल अम्ल लिया है और प्रबल क्या लिया है, क्षार लिया है। सोडियम एसीटेट, सोडियम कहां से आया, प्रबल क्षार से। एसीटेट कहां से आया, दुर्बल अम्ल एसिटिक अम्ल से आया। उसी प्रकार से दूसरा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कहां से आया, प्रबल क्षार से। कार्बोनेट कहां से आया, दुर्बल अम्ल से। तो मेन बात है इनमें से एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए लवण में। लवण में याद रखना एक तो आयन होगा अम्ल से आएगा, एक आयन कहां से आएगा, क्षार से। दोनों में से कोई एक आयन प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार से आ गया तो प्रबल विद्युत अपकट्य होगा। जिस प्रकार ये देखो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें ऋणायन कहां से आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। वीक बेस, वीक बेस में कौन आएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उदाहरण देखते हैं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम कहां से आया, दुर्बल क्षार से। क्लोराइड कहां से आया, प्रबल अम्ल से। तो दोनों में से एक स्ट्रॉन्ग होगा तो विद्युत अपकट्य क्या होगा, प्रबल होगा। अब दुर्बल विद्युत अपकट्य क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित नहीं होते। अब दुर्बल विद्युत अपकट्य में आएगा कौन, एक तो दुर्बल अम्ल जैसे एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, या दुर्बल क्षार आएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। या कौन आएगा, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने हुए लवण है। जिस प्रकार से उदाहरण अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम धनायन है कहां से है, दुर्बल क्षार से। कार्बोनेट दुर्बल अम्ल कार्बोनिक अम्ल से आते हैं। अमोनियम एसीटेट, अमोनियम कहां से आया है, दुर्बल क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। एसीटेट कहां से आया है, दुर्बल अम्ल एसिटिक अम्ल से। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कारक है विद्युत अपकट्य की प्रकृति। विद्युत अपकट्य क्या होता है, दो प्रकार का होता है, प्रबल और दुर्बल। प्रबल विद्युत अपकट्य जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित होता है, दुर्बल विद्युत अपकट्य जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित नहीं होता। इसलिए प्रबल विद्युत अपकट्य की चालकता दुर्बल विद्युत अपकट्य से ज्यादा होती है। दूसरा है विलायक योजित आयन का आकार। कोई भी विद्युत अपकट्य को आपने जल में डाल दिया या किसी विलायक में डाल दिया, वो अपने आयनों में टूट गया। आयनों में टूटने के पश्चात वो क्या होता है, विलायक योजित हो जाता है। विलायक योजित आयन का आकार जितना बड़ा होगा उसकी चालकता उतनी ही कम होगी। नॉर्मल सी बात है, एक मोटा आदमी एक छोटा आदमी जो पतला होगा, कौन तेज गति से दौड़ेगा, पतला आदमी। मोटा आदमी तेज गति से नहीं दौड़ सकता। उसी प्रकार किसी आयन का जितना अधिक विलायक योजन होगा उसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, आकार बड़ा हो जाएगा, उसकी चालकता क्या होगी, घट जाएगी। एक उदाहरण देख रहे हैं इसमें, जैसे लिथियम, लिथियम आयन का आकार क्षारीय धातु में सबसे छोटा होता है, परंतु विलायक योजित जल योजित लिथियम आयन का आकार सबसे बड़ा होता है। जल योजित लिथियम आयन की चालकता है वो क्षारीय धातु आयनों में सबसे कम होती है, क्योंकि जल योजित लिथियम आयन का आकार क्षारीय धातु में सबसे कम होता है। एक नियम होता है कि आयन का आकार जितना छोटा होता है उसका विलायक योजन उतना ही अधिक होता है। नॉर्मली देखो क्षारीय धातु में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम साइज क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो लिथियम की चालकता क्या होनी चाहिए, लिथियम आयन की ज्यादा होनी चाहिए, होता नहीं है क्योंकि इसका विलायक योजन क्या होता है, ज्यादा होता है।
और मैंने आपको एक बात लिखी है, विलायक योजित आयन का आकार, विलायक योजित आयन का आकार जितना ज्यादा बड़ा होगा उसकी चालकता क्या होगी, उतनी ही कम होगी। और विलायक योजित लिथियम का आकार क्षारीय धातु में सबसे ज्यादा होता है, इसके कारण इसकी चालकता क्या होती है, कम। रासायनिक चालकता को प्रभावित करने वाला नेक्स्ट कारक ताप। आपने देखा था इलेक्ट्रॉनिक चालक है, उनकी चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है। क्यों? मैंने बताया था उनके कारण क्या है। इलेक्ट्रॉनिक चालक होते हैं उनमें धातुओं के संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों में क्या शुरू हो जाता है, कंपन शुरू हो जाता है। परंतु आयनिक चालक है, उनकी चालकता तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है। कारण क्या होता है, तापमान बढ़ाने पर आयनों की गतिशीलता, मोबिलिटी बढ़ जाती है। गतिशीलता बढ़ने के कारण उनकी चालकता बढ़ जाती है। ये यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, तापमान समानुपाती आयनिक चालकता। अब अपने बात करें माध्यम की विस्कासिता, श्यानता। श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन। नॉर्मल सी आपने बताया, जैसे जैसे द्रव गाढ़ा होता जाएगा उसमें आयनों की गतिशीलता क्या हो जाएगी, कम। आयनों की गतिशीलता कम होने से चालकता भी क्या होती है, घट जाती है। अर्थात माध्यम की श्यानता बढ़ने पर चालकता क्या होती है, घटती है। अब बात आती है आयनिक चालक और इलेक्ट्रॉनिक चालक में अंतर। ये जो अपने दो टॉपिक पढ़े उन्हीं के बेस पर अंतर आता है। अपने को पता है आयनिक चालक होते हैं वो विद्युत धारा, उसमें विद्युत धारा का वहन किन के द्वारा होता है, आयनों के द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक चालक में विद्युत धारा के वाहक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहला आता है वाहक। आयनिक चालक होते हैं उसमें विद्युत धारा के वाहक कौन होते हैं, आयन। इलेक्ट्रॉनिक चालक है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है। क्योंकि आपने पढ़ा है कि कोई भी धात्विक चालक होता है उसमें विद्युत धारा की दिशा सदैव इलेक्ट्रॉनों के गमन की दिशा के विपरीत होती। नंबर 2, परिवर्तन। आयनिक चालकों में जब अपनी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो प्रवाहित करने पर आयनों का क्या होता है, विद्युत अपघटन हो जाता है। विद्युत अपघटन के फलस्वरूप रसायन प्राप्त होते हैं। अर्थात आयनिक चालकों में विद्युत धारा प्रवाह करने पर हमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉनिक चालकों में ऐसा नहीं होता है। जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तापमान बढ़ाने पर आयनिक चालकों की चालकता बढ़ती है। अभी पढ़ा था, कारण क्या होता है, आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है। और तापमान बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनिक चालक होते हैं, इनकी चालकता घटती है। कारण उनके सहयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों में क्या शुरू हो जाता है, कंपन शुरू हो जाता है, जिसके कारण उनकी गतिशीलता घट जाती है। इसी के साथ ये टॉपिक पूरा हो गया। कल नए टॉपिक के साथ आएंगे, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, जो एक प्रकार से विद्युत अपघटनीय सेल है। कल अपने फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम और द्वितीय नियम, उससे संबंधित न्यूमेरिकल के बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद।